हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का 9th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 54 टॉपिक हम प्रीवियस 8 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में। देन हम जानेंगे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। चर्चा करेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे क्रोम प्लेटिंग क्या होती है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जो स्टार लेबलिंग दी जाती है, जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, उनको 1 स्टार या 5 स्टार जो रेटिंग दी जाती है, चर्चा करेंगे उसके बारे में। एक रिपोर्ट जो कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है, तो जानेंगे ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है। साथ ही साथ चर्चा करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, इसको लॉन्च किया गया है जॉइंटली यूके बाय इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग द कोप 27 शर्म अल शेख 2022 के अंतर्गत। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो इसका जो उद्देश्य है कि कनेक्ट करना सोलर एनर्जी सप्लाई को अक्रॉस द बॉर्डर्स। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसको विकसित किया जाएगा वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल असिस्टेंस के अंतर्गत। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है, इसको लॉन्च किया गया था जॉइंटली यूके बाय इंडिया के द्वारा ड्यूरिंग द कोप 27 शर्म अल शेख 2022 में। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि इसको रिलीज किया गया था कोप 26, जो कि यूके के ग्लासगो में आयोजित की गई थी 2021 में। तो तब उसको जॉइंटली लॉन्च किया गया था इंडिया और यूके के द्वारा। तो इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो उद्देश्य है कि कनेक्ट करना सोलर एनर्जी सप्लाई को अक्रॉस द बॉर्डर, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको डेवलप किया जाएगा अंडर द वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल असिस्टेंस के अंतर्गत, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा D 2 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो यूनियन इंडिया जो म्यांमार थाईलैंड इंटरकनेक्शन जो प्लान अभी रिलीज किया गया है, तो वह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रोग्राम जो कि अंडर द इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो उसी के अनुरूप ये प्लान है। इसके अलावा अगर हम बात करें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया था जॉइंटली इंडिया और यूके के द्वारा ड्यूरिंग द कोप 26, जो कि यूके के ग्लासगो में आयोजित की गई थी 2021 में। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है कि कनेक्ट करना सोलर एनर्जी सप्लाई को अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि ये पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड में कन्वर्ट करना चाहता है। साथ ही इसको डेवलप किया जाएगा अंडर द वर्ल्ड बैंक के टेक्निकल असिस्टेंस के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की, तो इसको ग्रीन ग्रिड के रूप में भी जाना जाता है। इसके पीछे विजन ये है कि जो सन है कभी डूबता नहीं है। अगर आप वर्ल्ड की किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस की बात करें, तो उसमें कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पर हर समय सन अवेलेबल होता है। तो इसी विजन को लेकर इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है। ये एक मोस्ट एम्बिशियस स्कीम है जो कि इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया है, और इसका एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है और इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इसके काफ़ी ज़्यादा होंगे। इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंस जो हमने बात की वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये एक तरीके से जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा भी इसको सहायता दी जाएगी। इसको अगर हम बात करें, इसको डिवाइड किया गया है 2 ब्रॉड जोन्स के अंतर्गत, जिसमें फार ईस्ट जो इंक्लूडिंग इसके अंतर्गत जो कंट्री है, जिसमें आपकी म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड और लाओस, कंबोडिया इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगी। साथ ही साथ जो बेस्ट कवरिंग जो आपकी जो कंट्री है, जिसमें आपका मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्री तक इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा। साथ ही साथ इसको 3 फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा इस प्लान को। फर्स्ट फेज के अंतर्गत इसमें जो इंटरकनेक्टिविटी बिठाई जाएगी ग्रिड्स के बीच में इन द एशियन कॉन्टिनेंट के ही अंदर। इसके अलावा सेकेंड फेज के अंतर्गत इसको एक्सटेंड किया जाएगा अफ्रीका तक, और थर्ड फेज में इसको ग्लोबल इंटरकनेक्शन इसके अंतर्गत स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड, मेंबर ड्रिवन एवं कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, जो कि एक तरीके से सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करने के लिए ये एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया गया है। अगर हम इसके बेसिक मोटिव की बात करें, तो ये फैसिलिटेट करता है एनर्जी एक्सेस, साथ ही साथ एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा सके मेंबर कंट्रीज को। इसको इंडिया और फ्रांस के जॉइंट एफर्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया था अगेंस्ट द जो क्लाइमेट चेंज के, क्योंकि अगर सोलर एनर्जी का अगर ये एक सॉल्यूशन हो सकता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में,
इसका जो विजन है कि जो सन है उसको और ज़्यादा ब्राइटर बनाया जा सके, यानी कि जो सन की जो एनर्जी है उसको हम बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सके। साथ ही साथ इसका जो मिशन है कि हर हाउस के पास, चाहे वह कितनी भी दूर हो, उसको पास लाइट पहुंचाने का इसका लक्ष्य है। साथ ही साथ इसका जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम में स्थित है। इसके अलावा अगर हम इसके मेंबर नेशंस की बात करें तो 106 कंट्री ने इसको साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के फ्रेमवर्क एक एग्रीमेंट को, जिसके अंतर्गत से 86 कंट्री ने इसको साइन किया है और उसको रेटिफाई किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। इसके अलावा सारे जो यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर हैं वे इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन पहले ये प्रावधान था कि जो आप में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न वाली कंट्री ही इसमें मेंबर बन सकती थी, लेकिन अब इसके अंतर्गत ऑल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स को इसमें शामिल होने के लिए एलिजिबल कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसको जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा इसको ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया गया है, जो कि हेल्प करेगा कि इसकी जो रेगुलर मीटिंग्स हो सकें, साथ ही साथ वेल डिफाइंड कॉपरेशंस इसके अंतर्गत स्थापित किए जा सके। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, तो इसमें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हेड किया जाता है इसके डायरेक्टर जनरल के द्वारा, और जो डायरेक्टर जनरल होता है इसके संबंध में जो ऑपरेशंस होते हैं या इसके जो आईएस है, जो सेक्रेटरीट के अंतर्गत जो फंक्शंस होते हैं, तो उसको ये लीड करता है। साथ ही साथ ये रेस्पॉन्सिबल होता है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो असेंबली होती है उसके लिए। साथ ही साथ इसके अगर हम टेन्योर की बात करें तो 4 साल इसका टेन्योर है और ये एलिजिबल है री इलेक्शंस के लिए भी। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट जो सोलर एनर्जी इनिशिएटिव हैं इंडिया के अंतर्गत, तो वे कौन कौन से मिशंस आप इंडिया के अंतर्गत चल रहे हैं। अगर हम बात करें, एक नेशनल सोलर मिशन है जो कि पार्ट है जो हमारे नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज है, जिसको हम NAPCC के रूप में जानते हैं, जिसके अंतर्गत 8 प्लान इसके अंतर्गत हैं। उनमें से एक प्लान है नेशनल सोलर मिशन। ये एक तरीके से जो प्लान है कि इंडिया को एक ग्लोबल लीडर के रूप में इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी पे स्थापित करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ ही इंडिया के द्वारा जो 100 गीगावाट की ग्रिड कनेक्टिविटी, जिसके अंतर्गत सोलर पावर प्लांट्स को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक के लिए, और जो ये हमें सहयोग करेगा जो हमारे इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हमें पेरिस क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत पूरे करने हैं, तो उस टारगेट को अचीव करने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, जो इंटेंडेड नेशनली जो डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंतर्गत हमें 33 से 35% जो हमें 2005 के लेवल से 2030 तक हमें इसकी इमिशन इंटेंसिटी को 33 से 35% तक कम करना है। इसके अलावा अदर स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं, जैसे कि सोलर पार्क स्कीम, कैनाल बैंक एंड कैनाल टॉप स्कीम, बंडलिंग स्कीम, ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप स्कीम। इसके अलावा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है। ये स्थापित किया जा रहा है NTPC और रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। इन्होंने एक तरीके से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके अंतर्गत साइन किया है और ये स्थापित किया जा रहा है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के अंतर्गत, जो कि कंट्री का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट होगा। और इसके अंतर्गत जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसके ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन होती है जो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से इसको प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, उससे हमें H2 इसके अंतर्गत जनरेट की जाती है और इसी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। ये एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि सोलर और विंड के समान ही, जिसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिजिटल इंडिया रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैं और साथ ही साथ मैप का डिजिटाइजेशन है, इसके अंतर्गत कुछ कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो प्रोग्राम एक कोशिश कर रहा है कि डेवलप किया जा सके इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को अक्रॉस द कंट्री, जिसके अंतर्गत जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनकी नीड के अनुसार इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि इंप्लीमेंट की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, उसके अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है।
तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं, कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैं, मैप डिजिटाइजेशन है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं इस प्रोग्राम के, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो प्रोग्राम है ये कोशिश कर रहा है कि डेवलप किया जा सके इंटीग्रेटेड लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को अक्रॉस द कंट्री, जिसके अंतर्गत डिफरेंट जो स्टेट्स हैं वे अपने अनुसार इसके अंतर्गत चेंज कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो प्रोग्राम है, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसमें इन्फॉर्म किया गया कि जो भी 6 लाख जो विलेजेस हैं हमारे इंडिया के अंतर्गत, उसके अंतर्गत जो 35% जो कैडेस्ट्रल जो मैप्स हैं वे इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं। अगर हम बात करें कैडेस्ट्रल मैप्स की, तो एक डिजिटल फॉर्म होता है लैंड रिकॉर्ड्स का, जिसके अंतर्गत इनकी जो बाउंड्रीज हैं वे डिफाइन होती हैं और लैंड पीसेस के अनुसार इनको डिफाइन किया जाता है और इनकी लैंड, एरिया और डायरेक्शन के अनुसार इसमें डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में इनको रखा जाता है। अगर हम बात करें डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की, तो इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के द्वारा, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। ये एक सेंटर सेक्टर स्कीम है जो कि एक्सटेंड कर दी गई है 2023-24 तक के लिए। इसके अलावा इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसके अंतर्गत कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स इसके अंतर्गत सर्वे किया जाएगा और कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉवराइन ग्रीन बॉन्ड से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंतर्गत पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इशू कर सकती हैं फाइनेंस को इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सॉवराइन ग्रीन बॉन्ड्स हैं ये फर्स्ट अनाउंस किए गए थे यूनियन बजट 2022-23 के अंतर्गत। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नॉन रेजिस्टेंट ऑफ इंडिया हैं वे इसके अंतर्गत इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक तरीके के डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज इनको इशू कर सकती है फाइनेंस फॉर द इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको फर्स्ट अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 में, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वे इसके अंतर्गत इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वे इसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है अभी रिसेंटली, जिसके अंतर्गत ये जो फर्स्ट टाइम इशू कर रहे हैं सॉवराइन ग्रीन बॉन्ड्स को इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत। ये जो बॉन्ड होंगे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए इनका टेन्योर रहेगा और ये हर जो इसकी अगर कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये 4000 करोड़ की इनकी कॉस्ट रहेगी। अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो इसके अंतर्गत एक बोरोअर होता है और एक लेंडर होता है। लेंडर बैंक जो इसके अंतर्गत बॉन्ड को खरीदता है, यानी कि जो बोरोअर होता है जिसको मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वह एक बॉन्ड इशू करता है जिसको लेंडर के द्वारा खरीदा जाता है। और इसमें जो बोरोअर होता है उसको प्रॉमिस करता है कि वह उसको जो इसने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वह साथ ही साथ उसके साथ में इंटरेस्ट भी ये बोरोअर के द्वारा लेंडर को पे किए जाएंगे। इसके अलावा जो बॉन्ड होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा भी इशू किए जा सकते हैं, म्युनिसिपैलिटी के द्वारा या आपके कॉरपोरेशंस के द्वारा इनको इशू किया जा सकता है। इनमें जो इंटरेस्ट जो दिया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट के द्वारा साथ में, तो उसको कूपन रेट कहा जाता है। और इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है जब वह मैच्योर हो जाता है, जैसे कि 10 साल का ये बॉन्ड है, जैसे इसमें 5 साल के बॉन्ड की और जो 10 साल के बॉन्ड की बात की गई है, तो 5 साल के बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो जो प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उसका जो इंटरेस्ट बनेगा वह भी इसके द्वारा पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन बॉन्ड्स की, तो एक तरीके से डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज के द्वारा इसके अंतर्गत फाइनेंस इशू किया जा सकता है इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। यानी कि नॉर्मल जो बॉन्ड्स हैं वे एक तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट के लिए किए जा सकते हैं, लेकिन जब उनको इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए उनको रिलीज किया जाता है तो वह एक तरीके से ग्रीन बॉन्ड्स कहलाते हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो बोरोअर्स होंगे इशू कर सकते हैं ग्रीन बॉन्ड्स को एज अ डेब्ट सिक्योरिटीज के रूप में, जिससे कि वो जो सिक्योर कर सकेंगे उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसके अंतर्गत
जो उस प्रोजेक्ट के पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो उसके फाइनेंस के लिए ये बॉन्ड को रिलीज कर सकते हैं, यानी कि इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एक तरीके से इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हो गया, या कोई पॉल्यूशन कम करने वाला कोई प्रोजेक्ट है, या इसके अंतर्गत जो इन्वेस्टर्स है उस ये जो बॉन्ड परचेज करेगा उसको जो टैक्स से भी इसमें कुछ बेनिफिट दिए जाएंगे। अगर हम इसमें ग्रीन बॉन्ड की फीचर्स की बात करें तो जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है ये फर्स्ट अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2022-23 के अंतर्गत, और इसको इशू किया जाएगा थ्रू द यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन के द्वारा। इसके अंतर्गत जो 5% जो रिजर्व है वह रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाएगा, और इसको ट्रेड किया जा सकेगा सेकेंडरी मार्केट में, और इसमें जो नॉन रेजिडेंट होंगे वह भी इसके अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको सॉवरेन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसको आरबीआई के द्वारा रिलीज किया जा रहा है, तो इसके कारण से जो सॉवरेनिटी के अंतर्गत इसको सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के नाम से जाना गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोम प्लेटिंग से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो क्रोम प्लेटिंग है ये एक तरीके की टेक्निक होती है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है थिन लेयर ऑफ क्रोमियम इनटू द मेटल ऑब्जेक्ट्स पे। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो क्रोम लेयर है ये एक तरीके से डेकोरेटिव पर्पस के लिए हो सकती है, साथ ही साथ ये जो कोरोजन रेजिस्टेंट भी उनको प्रोवाइड कराती है, साथ ही साथ ये इसमें जो क्लीनिंग में आसानी होती है, और इसकी जो सरफेस हार्डनेस है उसको भी ये इंक्रीज कर देती है। तो इसके अंतर्गत आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है जो क्रोम प्लेटिंग है, जिसको आप क्रोमियम प्लेटिंग के रूप में भी जाना जाता है कई कई जगह, इसकी जो टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है थिन लेयर ऑफ द क्रोमियम की इनटू द मेटल ऑब्जेक्ट्स पे, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको आप डेकोरेटिव या कोरोजन रेजिस्टेंस से बचाने के लिए, साथ ही साथ आपका ईज ऑफ क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ ये इसकी सरफेस हार्डनेस को भी इंक्रीज कर देती है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो कोरोजन रेजिस्टेंट है इसमें जो निकिल एलॉय की कोटिंग की जाएगी, इसके अंतर्गत एक न्यू मेथड इसमें डिपोजिशन किया गया है निकिल एलॉय का, जिसके अंतर्गत जो हाई परफॉर्मेंस जो मटेरियल जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं उनको रिप्लेस किया जा सकेगा एनवायरमेंटली टॉक्सिक जो क्रोम कोटिंग है उससे रिप्लेस करके निकिल एलॉय की उस पर कोटिंग की जा सकेगी। इसके अलावा ये जो कोटिंग है ऑब्टेन की जाएगी हाईली जो कोरोजन जो रेजिस्टेंट इसके प्रोवाइड कराया जाएगा, और ये यूजफुल रहेगा फॉर द प्लास्टिक बियर पर भी। तो इसके अंतर्गत जो क्रोम जो कोटिंग होती है उसकी जगह कौन सी कोटिंग की जाएगी, निकिल एलॉय की कोटिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोम प्लेटिंग की, तो जो क्रोम प्लेटिंग होती है इसको कई कई जगह क्रोमियम प्लेटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये एक तरीके से टेक्निक होती है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है थिन लेयर ऑफ द क्रोमियम की ऑन द कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर क्रोमियम की इस पे थिन लेयर चढ़ाई जाती है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग के। इसके अलावा जो क्रोम लेयर होती है डेकोरेटिव के लिए भी की जा सकती है, इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस भी उसको प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ इजी क्लीनिंग भी हो जाती है, और इसमें जो सरफेस हार्डनेस है उस मेटल की तो वह भी इसके अंतर्गत इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसके साथ में समस्या यह है कि जो क्रोमियम है एक हेक्सावैलेंट जो क्रोमियम होती है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक यानी कि कार्सोजेनिक होती है, और जो कि इसमें जो प्लेटिंग जो प्रोसेस में जो लेड यूज किया जाता है वह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ह्यूमन की स्किन के द्वारा, जो कि आपके लीवर ऑर्गन और ब्रेन डैमेज का भी कारण बन सकता है, जो कि वेरी टॉक्सिक होता है। साथ ही इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है तो उसमें साइनाइड का भी यूज किया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है। तो इसकी अपेक्षा जो अभी निकिल एलॉय की इसके अंतर्गत जो कोटिंग की जाएगी तो वह इसकी जो क्रोमियम जो प्लेटिंग है उसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने का निकिल कोटिंग के द्वारा प्रयास किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया क्रोम प्लेटिंग से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा जो स्टार लेबलिंग की जाती है उसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्टार रेटिंग दी जाती है इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, जो कि 2006 में आया था। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम है ये आपके एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत आता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो स्टार लेबलिंग जो डिनोट करता है एनर्जी सेविंग ऑफ मिनिमम ऑफ
50% फॉर द 1 स्टार जो रेटिंग दी जाती है उसके लिए, और 70% फॉर द 5 स्टार रेटिंग फैंस के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो स्टार रेटिंग है इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम 2006 के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग जो प्रोग्राम है ये आता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो स्टार लेबलिंग इसमें डिनोट करती है एनर्जी सेविंग ऑफ मिनिमम 50% फॉर द 1 स्टार के लिए और 70% फॉर 5 स्टार के लिए। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 30% डिनोट करता है 1 स्टार के लिए, जबकि जो 50% है वह डिनोट करता है 5 स्टार के लिए। तो इसके अंतर्गत 30 और 1 जो कि 1 स्टार में आता है, और 5 स्टार जो सेव करता है 5 स्टार रेटिंग के अंतर्गत। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है इसका कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो सीलिंग फैंस होते हैं वह भी इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि उस पर भी स्टार की लेबलिंग की जाएगी जनवरी 1 से। इसके अंतर्गत जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत जो रिवाइज किए गए हैं नॉर्म्स के अंतर्गत, साथ ही साथ ये एक हाई एनर्जी जो 5 स्टार रेटिंग की जाएगी फैंस के लिए, तो उसके लिए इंपोर्टेड मोटर्स इसमें यूज करनी पड़ेंगी, जिसके अंतर्गत ये इनकी कॉस्ट 8 to 20% बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर हम स्टार लेबलिंग की बात करें तो जो स्टार लेबलिंग है ये डिनोट करता है एनर्जी सेविंग और मिनिमम 30% जो होती है 1 स्टार रेटेड के लिए, और 50% सेव करता है 5 स्टार रेटेड फैंस। इसके अलावा इस पर जो नया मैंडेट आया है उसमें जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको डिस्प्ले करना होगा इसके अंतर्गत स्टार रेटिंग को इनटू देयर फैंस। इसके अलावा इसमें जो स्टार रेटिंग दी जाती है तो वो डिपेंड करती है सर्विस वैल्यू पे, और सर्विस वैल्यू क्या होती है, जो एयर डिलीवरी की जा रही है क्यूबिक मीटर में पर मिनट में, तो उसको डिवाइड किया जाता है उसके द्वारा कितनी एनर्जी कंजप्शन की जा रही है फैंस के द्वारा। तो उसके लिए ये एक तरीके से सर्विस वैल्यू को इसके अंतर्गत फाइंड आउट किया जाता है और उसी के आधार पर स्टार रेटिंग इसके अंतर्गत दी जाती है। तो इसके अंतर्गत जो एनर्जी कंजप्शन है वह आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर्विस वैल्यू से। तो जितना कम वह एनर्जी कंजप्शन करेगा उतनी ही रेटिंग उसकी ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बैकग्राउंड की तो जो स्टार रेटिंग है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम इन 2006 में फॉर द विजुअल रिप्रेजेंटेशन इसके अंतर्गत किया जा सके कि अप्लायंसेस की इफिशियंसी कितनी है। इसके अलावा इसमें स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम है जो कि अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के अंतर्गत आया था। इसके अलावा ये मैंडेटरी है कि जो मैनी अप्लायंसेस जिसके अंतर्गत स्टार रेटिंग इसके अंतर्गत करनी जरूरी है, जिसमें आपकी कूलिंग जो रेफ्रिजरेटर्स हैं, एलईडी लैंप्स हैं, रूम एसीज हैं, कलर टीवी है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, और इसके अंतर्गत जो टीएफएल्स हैं उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तो जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया के अंडर द जो कि आती है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा इसको एस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को इसके एक्ट 2016 के अंतर्गत, जो कि फोर्स में आया 12 अक्टूबर 2017 को। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से संबंधित ही एक न्यूज है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो अनाउंस किया गया है कि जो यूएसबी जो टाइप सी वाले जो चार्जर हैं उनको 2025 से उसको एक कॉमन चार्जर के रूप में इसको यूज किया जाएगा। जो चार्जिंग पोर्ट होगा जो इसमें यूएसबी टाइप सी का चार्जर यूज किया जाएगा, और ये एक जो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए चाहे वह स्मार्टफोन्स हो या अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो तो इसके लिए एक सेम चार्जर यूज किया जाएगा मार्च 2025 से। क्योंकि जो अलग अलग अप्लाइंसेस के लिए जैसे स्मार्टफोन के लिए हम अलग चार्जर का यूज करते हैं या जो लैपटॉप का अगर अलग चार्जर का जो हम यूज करते हैं तो उसके कारण से जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वह काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल कॉमन चार्जिंग सिस्टम इसके अंतर्गत लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो कॉमन सी जो टाइप सी जो चार्जर है उसको मार्च 2025 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के जो स्टार लेबलिंग दी जाती है उससे संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। यह आपसे पूछा गया है कि ये किसके द्वारा रिलीज की गई है। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये रिलीज की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो जो रिपोर्ट है पब्लिश की जाती है एनुअली बेस्ड पे ग्लोबल रिस्क परसेप्टरी सर्वे के रूप में। इसके अलावा जो हाईलाइट इसके अगर हम की बात करें तो इसमें जो रिस्क है 5 कैटेगरीज में इसको डिफाइन किया जाता है, जिसमें इकोनॉमिक रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क या जो भू राजनीतिक यानी कि जियो पॉलिटिकल रिस्क, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क इसके अंतर्गत शामिल होती है। ग्लोबल रिस्क इसके अंतर्गत इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि जो पॉसिबिलिटी है कि आगे इस तरीके का कोई इवेंट हो कि इस तरीके से उनकी जो जीडीपी, जो उनके प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी है वह उस पर इम्पैक्ट पड़ जाए, या किसी अन्य जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जीडीपी के उस पर असर पड़े, तो इस तरीके की रिस्क को इसके अंतर्गत डिफाइन किया जाता है। इसमें जो ग्लोबल रिस्क है रैंक किया जाता है सीवियरिटी ओवर द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के आधार पर, यानी कि इसमें 2 ईयर के आधार पर भी रिस्क देखी जाती है, साथ ही साथ डिकेडल यानी कि 10 ईयर के आधार पर भी इसमें रैंक डिफाइन की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी फाइंडिंग्स की, तो टॉप 5 रिस्क इंडिया के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत डिजिटल इनइक्वलिटी है, जो डिजिटल डिवाइड इस इंडिया के अंतर्गत है वह एक रिस्क है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल जो कॉन्टेस्ट ऑफ रिसोर्सेज के लिए जो भू राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं लगातार, तो वह एक रिस्क है। साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग की जो क्राइसिस है वह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वह भी एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ जो डेब्ट क्राइसिस बढ़ रहे हैं, जो हमारा एनपीए है वह लगातार बढ़ रहा है। जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स लगातार हो रहे हैं, जैसे कि अभी हम जोशीमठ की घटना देख सकते हैं, तो इस तरीके के जो इवेंट्स हैं वह भारत को रिस्क में ढालते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वह एक तरीके से ग्लोबल रिस्क नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए है, जबकि जो क्लाइमेट एक्शन जो फेलियर्स है वह डोमिनेट करेगा नेक्स्ट डिकेड में। इसके अलावा जो इकोनॉमिक आफ्टर इफेक्ट हुआ है जो कोविड-19 के लिए, इसके बाद से साथ ही साथ जो यूक्रेन वॉर हो रही है लगातार, तो इसके कारण से लगातार जो मॉनेटरी पॉलिसी और जो लो ग्रोथ है वह लगातार सभी देश फेस कर रहे हैं। साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी की बात करें, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगातार आ रहा है, या क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लगातार नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे के कारण से देश के अंतर्गत जो डिजिटल डिवाइड है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ ओनली 34% ऑफ जो क्लाइमेट फाइनेंस है वह करेंटली एलोकेट किया जाता है क्लाइमेट एडेप्शन जो वर्ल्ड वाइड हमें करना है उसके लिए। इसके अलावा इनकी कुछ सिफारिशें भी दी गई हैं, रिकमेंडेशंस दी गई हैं कि इन्वेस्ट किया जाए मल्टी डोमेन के अंतर्गत और क्रॉस सेक्टर रिस्क प्रिपेयर्डनेस इसके अंतर्गत तैयार की जाए। साथ ही साथ इम्प्रूव की जाए जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन है और उसके लिए क्या भविष्य में रणनीति होनी चाहिए उसके लिए। साथ ही साथ रीबिल्ड किया जाए और जो भारत की स्ट्रेंथ है उसको रीबिल्ड किया जाए और स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाए। तो ये रिकमेंडेशन इस रिपोर्ट के अंतर्गत दी गई हैं, और इसमें अगर हम बात करें जो टॉप 10 रिस्क की बात करें तो इसमें 2 ईयर्स के आधार पर और 10 ईयर्स के आधार पर अलग अलग जो रिस्क हैं उनके आधार पर इसमें रैंकिंग की जाती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें आपके फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसका जो जुरिसडिक्शंस है यानी कि जो अधिकार क्षेत्र है उसको एक्सपेंड किया गया है कि और इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है म्युनिसिपैलिटी एरिया से रूरल एरिया में इसका विस्तार किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो इंक्रीज किया गया है मिनिमम थिकनेस और जो प्लास्टिक है जो कैरी बैग्स की, इसको 20 से 40 माइक्रोन तक इसमें किया गया है इस रूल के अंतर्गत। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सीपीसीबी है यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, एक तरीके से फॉर्मुलेट कर सकता है गाइडलाइन फॉर की जो प्लास्टिक और प्लास्टिक डिफिकल्ट है उससे संबंधित जो रिसाइकल करने के लिए, तो उसके लिए गाइडलाइन ये फॉर्मुलेट कर सकता है। तो इसके लिए सीपीसीबी को अधिकृत किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका जो जुरिसडिक्शंस है उसको म्युनिसिपैलिटी से बढ़ाकर रूरल एरियाज में भी कर दिया गया है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कैरी बैग है उनकी जो मिनिमम जो थिकनेस होनी चाहिए वह उसको बढ़ाकर 20 से 40 माइक्रोन कर दिया गया है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी जो थिकनेस है वह 40 से बढ़ाकर 50 माइक्रोन कर दिया गया है, तो इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एक तरीके से फॉर्मुलेट कर सकता है जो भी आपकी जो प्लास्टिक है
उसकी जो रिसाइकल करने से संबंधित गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने के लिए। तो यानी कि उसको अधिकृत किया किसको किया गया है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। तो इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। इंडिया एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि इंडिया ने रिसाइकल किया है 30% ऑफ जो टोटल हम ईयरली बेस पर 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं, उसमें से 30% का ही हम रिसाइकल कर पाते हैं। अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट का नाम है इनोवेशन इन प्लास्टिक्स द पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज। ये जो रिपोर्ट है वह रिलीज की गई है मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन और डेवलप की गई है इन द एसोसिएशन विद द जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, साथ ही साथ प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसने एग्जामिन किया है जो प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट जो इकोसिस्टम है इंडिया का, उसको और उससे संबंधित क्या चैलेंजेस हैं और भारत के पास कौन से अवसर हैं कि उसको वह अचीव कर सके जो प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट के लिए। साथ ही साथ उससे संबंधित क्या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस उसके अंतर्गत हो सकते हैं, तो उसके बारे में इसमें रिपोर्ट में बताया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसकी फाइंडिंग्स की, इस रिपोर्ट की, तो इंडिया जो प्रोड्यूस करता है 3.4 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन अ ईयर, लेकिन उसमें से केवल 30% ही हम रिसाइकल कर पाते हैं और रेस्ट जो प्लास्टिक वेस्ट है ये आपकी लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है या जो एक्वेटिक जो समुद्र के अंतर्गत इनको छोड़ दिया जाता है। अगर हम बात करें हमारे इंडिया के अंतर्गत स्टेट्स की, तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ये लगभग 38% जो टोटल कंबाइंडली प्लास्टिक वेस्ट को ये जनरेट करते हैं। और इसके अंतर्गत जो 94% जो रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट है जो हम 30% कर रहे हैं, उसमें से भी अगर हम 90% अगर हम बात करें तो वह हम मैकेनिकल रिसाइकल मेथड से ही करते हैं। अगर हम बात करें कि इम्पैक्ट क्या होते हैं प्लास्टिक वेस्ट के, तो ये एक तरीके से ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसके एमिशन में ये सहायक होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और साथ ही साथ जो कंटेमिनेशन करता है जो एंटायर हमारी फूड चेन है उसके अंतर्गत जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं वह उसके द्वारा इनको कंटेमिनेट करता है, उनको प्रभावित करता है, जिससे कि हमारी वे फूड चेन में शामिल हो जाते हैं। साथ ही साथ ये जो एनिमल्स हैं जो कि आपकी मराइन जो स्पीसीज हैं उसके अंतर्गत उनको सबसे ज़्यादा ये प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे प्लास्टिक बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2016 को, जिन्होंने सप्रेस किया था जो अर्लियर प्लास्टिक बेस्ड जो मैनेजमेंट रूल थे, हैंडलिंग जो रूल्स थे 2011 के, तो उसकी जगह 2016 के रूल्स को इन्होंने नोटिफाई किया था। अगर हम बात करें इन रूल्स में नया क्या है, तो इन जो रूल्स में जो रूरल एरियाज हैं वह भी इसके एम्बिट में लाए गए हैं। इसकी दायरे में, इस रूल के दायरे में रूरल एरिया को भी लाया गया है, पहले इसके अंतर्गत शामिल नहीं थे, क्योंकि जो हमारा जो प्लास्टिक वेस्ट है वह रूरल एरिया में भी लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जैसे कि रूरल एरिया में जो हमेशा दी जाती है, ग्राम पंचायत को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इस रूल्स को वह वहां पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन है इसमें इंट्रोड्यूस की गई है इंडिविजुअल्स जो बल्क जनरेटर्स हैं, जैसे कि आपके ऑफिसेस हैं या कॉमर्शियल जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और जो प्लास्टिक वेस्ट को उनको सोर्स पर ही सेग्रीगेट करना होगा और सेग्रीगेट करके उनको लोकल बॉडीज उसके जो बायलॉस बनाएंगी तो उसके अंतर्गत जो भी इसमें फी निर्धारित करेंगी तो वह उनको पे करनी होगी। तो इसके अंतर्गत जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी उनको अपने सोर्स पर ही उनको सेग्रीगेट करना होगा और उनको हैंडल करवाने के लिए जो उनको यूजर फी भी देनी पड़ेगी जो कि लोकल बॉडी उनको निर्धारित करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो प्लास्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें एक तरीके से जो गंदगी फैलाई दी जाती है पब्लिक इवेंट्स में, जैसे कि आपका कोई बहुत बड़ा मैरिज फंक्शंस हो रहा है या रिलीजियस गैदरिंग हो रही है या पब्लिक जो मीटिंग्स होती हैं उसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट है वह जनरेट होता है इन द ओपन स्पेसेस में। तो फर्स्ट टाइम इसके अंतर्गत उनको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है कि वह इस जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है उसको मैनेजमेंट उसका वह देखेंगे। इसके अलावा जो रैप करने के लिए जो आपका जो प्लास्टिक सीट का यूज किया जाता है उसकी भी जिम्मेदारी इनके जो यूज करते हैं प्लास्टिक को रैप करने के लिए, तो उनको भी इनको इसमें जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अंतर्गत वह ये इंश्योर करेंगे कि उसका जो प्लास्टिक वेस्ट है वह उसका कलेक्शन हो, साथ ही साथ उसको चैनलाइज किया जाए और इन द अथॉरिटीज़ में, जिससे कि उसकी जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ है उसके अंतर्गत उसको रिसाइकल किया जा सके। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है।
अर्लियर क्या था कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वह उसके जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके डिस्क्रिशन पर छोड़ दी गई थी। लोकल बॉडीज़ कौन सी? आपकी जो म्यूनसिपालिटीज़ हैं तो उनको लोकल बॉडीज़ के अंतर्गत उनके डिस्क्रिशन पर ही इसको छोड़ दिया गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम इसके अंतर्गत जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी आपके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या कोई कैरी बैग्स इसके अंतर्गत इंपोर्ट करते हैं या मल्टी लेयर जो पैकेजिंग करते हैं, तो उसके अंतर्गत इनको रिस्पॉन्सिबल इसके अंतर्गत बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो ब्रांड ऑनर होगा उसको ये इंश्योर करना होगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बनती है कि इसके अंतर्गत जो भी प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होगा तो वह उसके अंतर्गत जो भी वहाँ की लोकल बॉडीज जिस भी तरीके का प्लान फॉर्मेट करेगी तो उसके अनुसार उसको विद इन द टाइम फ्रेम के अंतर्गत उसको जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको वहाँ पर रिसाइकल के लिए उपलब्ध करवाना होगा। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो स्टेट पॉल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है उसके अंतर्गत ये एक तरीके से तब तक ग्रांट नहीं करेगा जब तक कि जो रजिस्ट्रेशंस है प्लास्टिक बैग्स या अदर जो मल्टी लेयर जो पैकेजिंग है उसके अंतर्गत तब तक उनको ग्रांट नहीं करेगा परमिशन जब तक कि वह स्टेट डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत जो भी प्लान्स तैयार किए गए हैं उसके अनुसार नहीं होता है तब तक। साथ ही साथ जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वह इसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया है कि जो फॉर्मुलेट करेगा जो भी थर्मोसेट जो प्लास्टिक होती है, जो कि प्लास्टिक ऐसी प्लास्टिक होती है जिसको रिसाइकल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इसके अंतर्गत इन प्लास्टिक के लिए वह फॉर्मुलेट कर सकता है गाइडलाइंस को। और साथ ही साथ अगर हम पहले के रूल की बात करें 2011 की, तो इन अर्लियर रूल में इसका जो स्पेसिफिक प्रोविजन था वह एक तरीके से डिस्क्रिशन पर इस तरीके का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया था। तो इसके अंतर्गत जो नए रूल्स आए हैं उसमें प्लास्टिक वेस्ट से जो निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस किए गए हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वह ईपीआर इसके अंतर्गत आपसे पूछा जा सकता है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो भी उसका मैन्युफैक्चरर है जो भी प्लास्टिक को जनरेट कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वह उसको रिसाइकल तक उसको प्रोसेस करवाए। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।